नमस्कार। चर्चा आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हमारे साथ मौजूद हैं बाल कल्याण समिति ग्वालियर के अध्यक्ष सोमेश महंत, जो न केवल युवा है बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में छोटी उम्र में बड़ा नाम सोमेश ने ग्वालियर में कमाया है। सोमेश, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सोमेश, बाल कल्याण समिति की जब बात करते हैं तो इसमें एक बात आती है कि 3 तरह के बच्चे हैं। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों के शिक्षा के लिए और ज्ञान के लिए बताइए कि 3 तरह के कौन से बच्चे हैं जिनको लेकर समिति पूरी तरह से सक्षम है और उनको न्याय दिलाती है। सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत सीएनसीपी के 3 तरह से बच्चे आते हैं। एक तो अभ्यर्थित बच्चे होते हैं जिनके पिता मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। दूसरे परित्यक्त बच्चे, वो बच्चे जिनको माता पिता छोड़ देते हैं और जिनको वो अपना नहीं समझते हैं और किसी खराब हालत में अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। एक अनाथ बच्चे होते हैं नॉर्मल तौर पे, जो हमें कभी स्टेशन पे कभी कहीं ऐसी जगह से प्राप्त होते हैं। तो 3 तरह के जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले पुलिस या श्रम विभाग या एसजीपीओ, स्पेशल चाइल्ड पुलिस लाइन की इस तरह इनके तहत ये बच्चे हमारे पास आते हैं। 24 घंटे के अंदर कोई भी बच्चा अगर कहीं भी आपको मिलता है तो आपको सबसे पहले संबंधित थाने में उसकी सूचना देनी चाहिए। अगर आप उसमें समर्थ नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से 1098 के माध्यम से भी आप खबर कर सकते हैं। डायरेक्ट सीडब्ल्यूसी को संपर्क कर सकते हैं, महिला बाल विकास के किसी भी अधिकारी को आप संपर्क कर सकते हैं। इनके माध्यम से आपको 24 घंटे के अंदर बच्चा सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो हमारी प्राथमिकता उस समय यह हो जाती है कि हम बच्चे का सबसे पहले मेडिकल परीक्षण के लिए भेजते हैं। कभी कहीं भी आसपास के स्वास्थ्य सेवा केंद्र में या किसी डॉक्टर्स के यहाँ या किसी नर्सिंग होम में या किसी भी अस्पताल में हम बच्चे को भेजते हैं। पहले हम उसका मेडिकल परीक्षण कराते हैं। जैसे ही बच्चा हमें प्राप्त होता है तो हम उसका मेडिकल परीक्षण कराते हैं। मेडिकल परीक्षण के बाद जब लगता है कि बच्चे को उचित गृह में शिफ्ट करना है, जब कोई भी उसका लेने वाला या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति जब हमें आसपास नजर नहीं आता है, तो जो हम संबंधित गृह में, जैसे बच्चे हमारे यहाँ बच्चों को एज अकॉर्डिंग रखा जाता है। जैसे अब 0 से 6 वर्ष तक का बच्चा है तो हम उसे शिशु गृह में भेजेंगे, जहां बालक बालिकाएं दोनों रहती हैं। अगर 6 वर्ष से अधिक बच्चा है, 6 से 18 वर्ष के बीच का बच्चा है, तो हम उसे बालक गृह में भेजते हैं। लड़की है तो उसे बालिका गृह में भेजते हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया को विभिन्न विभिन्न स्टेजों से होकर पूरा करते हुए और बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए यह संस्था काम करती है। इस समय अगर हम चुनौती की बात करें ग्वालियर जिले के परिप्रेक्ष्य में, तो ये होता है कि जो स्ट्रीट वाले बच्चे हैं, जो बहुत से ऐसे गिरोह दबे छुपे तौर पे चलते हैं, जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उनको अपंग कर देते हैं या उनको ट्रेंड करते हैं इस चीज के लिए, और लगातार इसकी ड्राइव, इसकी मुहिम तो चलती है। तो ये जो है कौन सा मनोविज्ञान ऐसे लोगों के लिए काम करता है और उस पर समिति किस तरह से उनको सजा के तौर पर एक ऐसी सबक, ऐसी नसीहत देने की स्थिति में रहती है अलग अलग माध्यमों से कि वो दोबारा कम से कम बाल गोपाल के साथ ऐसा ना करें, किसी बच्चे के साथ। समिति का काम, सिर्फ हमारा काम है बच्चों तक सीमित रहना और बच्चों के सर्वोत्तम हित में काम करना। तो बच्चे जहां भी गलत जगह ट्रैफिकिंग में या भिक्षावृत्ति में या शोषण की दृष्टि से, या लड़कियां कहीं गलत जगह से उनका यूज हो रहा है या उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी क्या कहते हैं आप, बिजनेस को लेके, जो दूसरों की नजर में बिजनेस है, जैसे श्रम मजदूरी कराई जा रही है, उनसे नशे की चीजें बिकवाई जा रही, तो इसके लिए समय समय पर एक मीटिंग कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है, जिसमें शहर से इससे बच्चों के हित से संबंधित सभी विभाग उस बैठक में रहते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले तो महिला बाल विकास के अधिकारी रहते हैं, डीसीपीओ वहां रहता है, एसजीपी स्पेशल पुलिस वहां होती है, चाइल्ड हेल्पलाइन वहां होती है, श्रम विभाग के लोग वहां होते हैं, सीडब्ल्यूसी की संस्था के सारे सदस्य या अध्यक्ष वहां उपस्थित होते हैं, स्वयं कलेक्टर मैडम उपस्थित होती। तब फिर हम लोग शहर के विभिन्न विभिन्न स्थलों पे उनका निरीक्षण करते हैं। जैसे प्रमुख मंदिर हो गए, जहां बच्चे ज्यादा पाए जाते हैं, स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, इस तरह की जगह पर जाके उनका निरीक्षण करते हैं। और अगर वहां इस तरह का कोई भी घटना या कोई भी चीज देखने को मिलती है तो उस दलदल से बच्चों को निकालने का प्रयास समिति के द्वारा
और शहर के विभिन्न संस्थानों के द्वारा किया जाता है। जब बच्चों को हम वहां से निकालते हैं, उस कुचक्र से बाहर निकालते हैं, तो उन्हें फिर उचित जगह पर भेजने की प्रक्रिया भी सीडब्ल्यूसी के माध्यम से की जाती है। और उसको जहां बच्चों को भेजा जाता है, तो सामाजिक संस्थाओं द्वारा कई प्रकार के गृह ग्वालियर शहर के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। उन गृह में पहुंचने, उस प्रक्रिया के तहत पहुंचने के लिए सीडब्ल्यूसी अहम रूप से अपनी भूमिका अदा करती है और उन बच्चों को उस दलदल से बाहर निकाल के, जहां उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनसे नशा बिकवाया जा रहा था या कोई, तो हम उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की और उनके कौशल विकास की भी चिंता सीडब्ल्यूसी के माध्यम से की जाती है। जैसे कई बार चलती ट्रेन में कुछ ऐसे बच्चे छूट जाते हैं, कभी कहीं ऐसी भीड़ वाली स्थान से अपने परिजनों से उनका बिछोह हो जाता है, फिर वो पुलिस के माध्यम से पहुंचती है सूचना, तो उस स्थिति में जो सीडब्ल्यूसी है उसका क्या रोल, क्या भूमिका रहती है? कहीं भी बच्चा किसी भी परिस्थिति में अगर आपको मिलता है, तो सबसे पहले जिसको मिला है उसकी प्राथमिकता ये रहती है कि बच्चे को सबसे पहले 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ही एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए काम करती है और उसको उचित जगह पर पुनर्वास की पूरी तैयारी सीडब्ल्यूसी के द्वारा ही की जाती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, मेरा समाज के सभी व्यक्तियों के लिए ये मुख्य रूप से कहना है कि बच्चा आपको किसी भी परिस्थिति में मिले, जब आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत होने की आपको आशंका नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से या फिर महिला बाल विकास के माध्यम से या संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से आपको वहां सूचना देनी चाहिए कि यहाँ ऐसा, जैसे ट्रेन में आपने बताया, ट्रेन में अगर ऐसा हो रहा है या संबंधित स्टेशन पे, बस में, कहीं भी इस तरह से हो रहा है कि बच्चों से भिक्षावृत्ति, तो आपको सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन पे फोन करना चाहिए और वो मामला फिर सीडब्ल्यूसी के समक्ष, उनकी जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करें। और सीडब्ल्यूसी की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए वो उस पर काम करे। इसके अलावा एक बात और आती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके, जैसे कोरोना काल के बाद समाज का एक विकृत चेहरा सभी के सामने बहुत तेजी से आया कि माता पिता दोनों चल बसे, बच्चे छोटे हैं और अब स्थिति यह है कि उनके नजदीकी रिश्तेदारों ने उनके पालन की जिम्मेदारी तो ली, लेकिन उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है या उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं पारिवारिक तौर पर, और अड़ोस पड़ोस का कोई जागरूक अगर इसको देखता है तो उस स्थिति में किस तरह के कानूनी प्रावधान है और ऐसे करने वाले क्रूर लोगों के लिए किस तरह की सजा जो है उसका प्रावधान समिति की रिपोर्ट के आधार पे पुलिस के द्वारा या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया जा सकता है? जी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है, उसमें जहां हमारे मजिस्ट्रेट बैठते हैं, उनके तहत अगर बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे होते हैं, वो पुलिस उसमें एफआईआर करके और वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में वहां भेजती है। उस केस को हम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, फिर मजिस्ट्रेट उससे संबंधित कोई भी, जैसे अगर बच्चे को भिक्षावृत्ति में लिप्त कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के शासन द्वारा 1 लाख का जुर्माना और 7 साल तक की सजा है उसमें। जी। ऐसी अच्छा, परिस्थिति आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में ऐसा कोई अभी तक मामला आया है जिसने आपको अंदर तक संवेदना से भर दिया हो, हिला दिया हो और ऐसा लगा कि ये हम समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं? एक मामला आया था भिंड में, छतरपुर से, जब एक एनजीओ ने कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया, उन्हें पता चला छतरपुर के बच्चे थे। छतरपुर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है जी। और वहाँ मजदूर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। जब वो लोग अपने घर से काम की तलाश में निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले तो वो शोषण का भी शिकार हो जाते हैं, जब उचित काम नहीं मिलता तो उनका एक्सप्लॉइटेशन होता रहता है। एक ऐसा ही प्रकरण आया था कि छतरपुर के लोग जब यहाँ बच्चों को ढूंढते हुए आए एनजीओ, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया कि 3 बच्चे वहां से गायब हैं। अब उन बच्चों को ढूंढते हुए जब मैंने उनकी मदद की कि कब की रिपोर्ट थी, क्या थी, पता चला कि पिता तो 5 साल पहले खत्म हो गए और लड़कों की माँ भी पिछले 6 महीने से उनकी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे 3 बच्चे थे, मतलब 3 तो छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें 2 पैरों से दिव्यांग थे, जिनके पैर नहीं काम कर रहे थे, और सिर्फ एक बहन थी जो पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक थी। वो कहीं ना कहीं किसी भट्टी पे भिंड में बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। वहां से बच्चों को निकालना, जब ऐसा लगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है, इतने छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है, हम लोगों ने उनको वहां से निकाला
और निकाल के उनके घर का पता करा उस एनजीओ के माध्यम से, तब उन बच्चों को छतरपुर सीडब्ल्यूसी को ट्रांसफर किया। बहुत चुनौतीपूर्ण केस था और उसमें कई लोगों के खिलाफ बाद में कार्रवाई भी भिंड सीडब्ल्यूसी के द्वारा हुई होगी, लेकिन वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था। इन परिस्थितियों में क्या होता है कि हम बच्चे को अगर श्रम मजदूर के तौर पर तय कर लेते हैं कि बच्चा श्रम मजदूर था और इसका शोषण हो रहा था लंबे समय से, अगर यह बात प्रमाणित हो जाती है पूरी तरह से, तो फिर उस स्थिति में कलेक्टर मैडम के द्वारा उन बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके लिए 5-5 लाख की सुविधा कलेक्टर के द्वारा जन भागीदारी के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से की गई है। सरकार ऐसी व्यवस्था करती है कि जो बच्चे लंबे समय से शोषित हो रहे थे या जिनका शोषण हो रहा था श्रम मजदूर बनाकर, तो सरकार उनको 5 लाख रुपए की एफडी करा के देती है, जिससे वो जब 18 साल के होंगे तब उन्हें एक संपूर्ण राशि समाज में अच्छे से अपने आप को पुनर्स्थापित करने का मौका मिल सके। सरकार समय समय पर बच्चों का ध्यान रखती है। उनकी शिक्षा के लिए और तमाम चीजों के लिए अलग से कुछ प्रावधान है इसके अलावा? आपने अभी मेरे से पूछा था कि संरक्षण की दृष्टि से समाज में जो बच्चे रहते हैं कोरोना में, जिनके माँ बाप चले गए, बिल्कुल। तो उस समय कोरोना के समय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम केयरिंग योजना, जी। पीएम केयरिंग योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, स्पॉन्सर्ड योजना और फॉस्टर केयर योजना, ऐसी 4 योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही। पीएम केयर जैसे बाल आशीर्वाद योजना जो मुख्यमंत्री योजना है, इसमें बच्चे को जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और जिनके माता पिता का देहांत हो गया है या माँ का देहांत हो गया है, पिता का हो गया, उस दृष्टि में कोई भी सामाजिक व्यक्ति उनके संरक्षक की भूमिका निभा सकता है। अगर अपन उनके संरक्षक बनने को तैयार है समाज से कोई व्यक्ति, तो फिर उस स्थिति में 4,000 रुपए सरकार के द्वारा पर मंथ उनको दिए जाते हैं, जिसमें 2,000 शिक्षा के लिए, 2,000 रुपए स्वास्थ्य के लिए, ऐसे करके 4,000 रुपए की एक संपूर्ण राशि बच्चे को दी जाती है, जिससे उसकी परवरिश ठीक से हो सके। और पीएम केयरिंग योजना के माध्यम से भी जो बच्चे जिनके पिता कोरोना में चले गए थे या कोई भी ऐसी स्थिति बन गई, तो उन बच्चों को भी अगर वो 18 साल से कम के हैं और उनको अच्छी एजुकेशन करना है, तो उनको 2-2 लाख रुपए देने का प्रावधान भी पीएम केयरिंग योजना में रखा गया है। लेकिन बशर्ते आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि माँ बाप कोरोना के समय उनका देहांत हो गया था। और इसके बाद भी जो स्पॉन्सर्ड योजना है, उसमें क्या रहता है कि रूरल एरिया में कोई भी व्यक्ति संरक्षक बनता है बच्चे का, तो 72,000 रुपए पर ईयर, और शहरी एरिया में, शहर के क्षेत्र में, तो उनको 96,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे बच्चों का कहीं भी किसी प्रकार से अहित न हो और उनको सम्मानजनक जीवन जीने की परिस्थितियां समाज में निर्मित की जा सके। सरकार, सीडब्ल्यूसी और सभी लोग इसका पूरा ख्याल रखते हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि बच्चा गीली मिट्टी होता है, उसको आप जैसा ढालते हैं वो ढल सकता है। ऐसे में जो किशोर बोर्ड के बच्चे हैं, उनके साथ में कई तरह की मानसिक स्थितियां बनती, क्योंकि उनको इस तरह की स्थिति में धकेला जाता है। जब आपके समिति के माध्यम से आते हैं, अगर वो एडोलसेंट हैं, अगर वो किशोर वय के हैं, तो उनको किशोर बोर्ड आप भेजते हैं, तो उसमें ये देखने में आता है कि वो समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं। परिस्थितियां, हालात और अत्याचार उनको ऐसा बना देता है। तो कितनी बड़ी चुनौती होती, किस तरह का उनका मनोविज्ञान होता है, और समिति और तमाम जो संबंधित एजेंसियां हैं वो कैसे उनको उस मानसिक स्थिति से उबारने के लिए क्या प्रयास करती हैं? हमारी संस्था के माध्यम से बच्चों की काउंसलिंग के लिए भी हर जगह काउंसलर अपॉइंट किए गए हुए हैं। जैसे हम समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चों के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वहां से हम काउंसलर निकालते हैं, सीडब्ल्यूसी के माध्यम से उन बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं। अगर वो किसी गृह में उनको प्रवेश करा दिया गया है, तो गृह में उनकी काउंसलिंग कराते हैं हम लोग, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चे की प्राथमिक नीड क्या है, उसकी प्राथमिक जरूरतें क्या है। अगर कोई बच्चा शिक्षा से संबंधित दिशा में काम कर रहा है या उसको उचित शिक्षा चाहिए, तो एक तो जहां गृह में भेजते हैं वहां उचित शिक्षा का प्रावधान है, और अगर उसके बाद भी बच्चा पढ़ना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, तो हम लोग उसका स्कूल में एडमिशन कराते हैं। एडमिशन की दिशा में भी उस बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाता है, और गृह के अंदर भी उसको ट्यूटर उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां उसकी देख-रेख, और अगर स्कूल की दूरी है तो भेजने के लिए तो हम उसे उचित कन्वेंस की भी व्यवस्था संस्थाओं के द्वारा कराई जाती है। समाज में बहुत से लोग हैं जो बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और वो लोग कहीं न कहीं सीडब्ल्यूसी के संपर्क में बने रहते हैं, जिससे बच्चों का सर्वोत्तम हित हो सके। अगर हम ग्वालियर जिले की बात करें तो इस समय बाल अपराध
बाल यौनाचार और बालकों की या बालिकाओं की जो दशा और दिशा है, उस पर समिति के आंकड़ों के मुताबिक कहाँ हम लोग स्टैंड करते हैं जिले के स्तर पर? ग्वालियर जिले में ग्वालियर के लोगों के साथ तो जो जैसा अपन देखते हैं और जो बच्चे अपने को मिल रहे होते हैं, ग्वालियर जिले के बच्चे या ग्वालियर शहर के बच्चे बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। नॉर्मल तौर पर देखा जाता है कि बाहर से जो बच्चे आ रहे होते हैं, जिनका कोई प्रमाणिक एड्रेस नहीं है, स्टेशन पे मिल गए या कहीं भी मिल गए, ऐसे बच्चे तो अधिक स्थिति में मिलते हैं और कोशिश ये की जाती है कि उन बच्चों को सरकार के माध्यम से, सीडब्ल्यूसी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से कहीं भी बच्चों का किसी प्रकार का शोषण ना हो। हाँ, लेकिन इस तरह के बच्चे मिलते हैं, हम लोग उसका विशेष निगरानी करती है, उसकी सारी सामाजिक संस्थाएं उसकी निगरानी करती हैं कि बच्चों का अहित ना हो। इस दिशा में सीडब्ल्यूसी और महिला बाल विकास बहुत लंबे समय से काम कर रही है। सरकार का तो उद्देश्य रहता है कि हर बच्चे को उचित शिक्षा, उचित पोषण और उसको कौशल विकास की प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। कोई भी बच्चा शहर में इस दृष्टि में ना पाया जाए कि जिससे वो आपराधिक उसमें लिप्त हो। एक बात और मैंने देखी है पत्रकार के नाते सोमेश, कि आपने भी ये अनुभव किया होगा कि बहुत सारे समाज में अभी रूढ़ियां जिंदा हैं, और उन उन सामाजिक रूढ़ियों में एक बात ये सामने आती है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जो बाल विवाह है वो कहीं ना कहीं सामने आता है। अक्षय तृतीया के दौरान ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका में सबको रहना पड़ता है, संबंधित एजेंसियों को। तो किस तरह के अनुभव और प्रावधान आपने देखे हैं अब तक इसमें? बाल विवाह की बहुत ज्यादा समाज जागरूक हो रहा है। बाल विवाह की दिशा में सरकार ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च की थी केंद्र सरकार के द्वारा, और बाल विवाह रोकने के लिए बहुत तत्पर तरीके से काम हो रहा है, कहीं भी नहीं हो। जैसे अभी एक घटना डबरा के आई थी कुछ दिन पहले, वहां बाल विवाह हो रहा था, तो समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा हम लोगों को फोन किया गया, हमें सूचना दी कि बाल विवाह हो रहा है। हमने तुरंत वहां एसजीपीओ को वहां भेजा और एसजीपी पुलिस को सूचना दी उसकी। तुरंत ही उनके माँ बाप को और उन सारे लोगों को बुलवाया गया, उसमें लड़की से और उनसे सबसे पूछा गया। तो कुल मिला के अगर समाज से कहीं भी ये घटना या इस तरह के बाल विवाह की कोई भी बात सामने आती है, तो उसको सीडब्ल्यूसी तुरंत रुकवाने का प्रयास किया जाता है, और उसमें परिस्थितियों बस ये भी पूछा जाता है कि किस वजह से यह विवाह हो रहा था। काउंसलिंग प्रॉपर की जाती है, माँ बाप की जाती है, लड़के के माँ बाप की, लड़की के माँ बाप की, बच्चों की भी की जाती है। और उस दिशा में अगर लगता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा था, इनके ध्यान में नहीं था, तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी होती है। वो पुलिस अपने स्तर पर। चूंकि आप एक एडवोकेट हैं, मुझे पता है जी। ये चीज। तो इस दायित्व के साथ में आपकी अपनी जो वकालत का अनुभव है वो किस तरह आपको और भी ज्यादा सक्षम बनाता है ऐसे मामलों में? जहां मैं बैठा हूं या जिस जगह मैं काम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो संवैधानिक रूप से कानून के दायरे में ही चीजें आती हैं, तो उसको समझने की प्रक्रिया थोड़ी सी सरल हो जाती है। जब अपन किसी व्यक्ति की एफआईआर आई है बच्चे की, उस एफआईआर को पढ़ रहे हैं, या उससे रिलेटेड जो पूरा उसका मेडिकल है बच्चे का, और भी उसके साथ अगर घटना दुर्घटना हुई है, मारपीट हुई है, कुछ भी हुआ है, तो वो सब चीजें वकील होने के नाते या कानून के दायरे में आने के कारण मेरे लिए थोड़ी सी सहज हो जाती हैं, और उनको उचित तरीके से करने में मुझे बहुत मदद करती हैं। एक बात आपने और पूछी थी चुनौती के रूप में, तो बिल्कुल। ग्वालियर शहर में एक सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ कोई भी जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कोई भी गृह नहीं है। इवन ग्वालियर शहर में नहीं, पूरे चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कहीं भी मानसिक दिव्यांग बच्चों का गृह नहीं है। जब मानसिक दिव्यांग बच्चे हमें कहीं मिलते हैं या वो हमारे पास आते हैं, तब उनको भेजने की दुविधा, उनको कहाँ रखें, वो दुविधा बड़ी कष्ट प्रदान करती है। और उस स्थिति में क्या, अच्छे गृह जहां चल रहे हैं वहां उन बच्चों को भेजने से वहां गृह में भी दिक्कत होती है। तो ये बड़ी दुविधा है। और जो बच्चे विभिन्न तरह के नशे में लिप्त हैं, नशा कर रहे हैं, उन बच्चों को लिए भी जो नशा मुक्ति केंद्र ग्वालियर शहर के अंदर चल रहे हैं या जो चलाए जा रहे हैं, वो भी छोटे बच्चों को लेने से दूर भागते हैं।
तो बड़ी कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं। ऐसे बच्चों को सही जगह पुनर्वास के लिए भेजना या उनको स्थापित करना, ये बहुत बड़ी चुनौती सीडब्ल्यूसी के समक्ष है, और इस दिशा पे काम भी कर रहे हैं समाज से व्यक्तियों को, किसी को निकाल के इस तरह के गृह की स्थापना ग्वालियर शहर में जल्दी की जा सके। पुतली घर मर्सी होम जो चलता है सुमेश, क्या वो इस दिशा में आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करता है? मानसिक दिव्यांग, अगर हम मंदबुद्धि बच्चों की अगर बात करें तो पुतली घर जो है मानसिक दिव्यांग, एक तो क्या है कि वो सीडब्ल्यूसी या महिला बाल विकास के अंतर्गत नहीं आता, वो शासन स्वयं चलाती है, और उसकी इनमें भी मानसिक दिव्यांग बच्चों में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो और बच्चों की एज भी निर्धारित है, हमें 18 वर्ष तक के 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए काम करना है। और पुतली घर पहले वो ग्वालियर मतलब जो सीडब्ल्यूसी महिला बाल विकास है इसके अंतर्गत नहीं आता, उसका संचालन स्वयं सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमें ऐसी परिस्थितियों में एक अलग से गृह की आवश्यकता मुझे नजर आती है कि ऐसी स्थापना अलग से गृह की होनी तो चाहिए। इस दिशा में आपने सरकार के सक्षम मंत्रालय या जो भी प्राधिकारी हैं उनसे कुछ सीडब्ल्यूसी ने अपनी तरफ से कुछ किया है इसमें, जो चाइल्ड वेलफेयर ने? संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है कि ऐसे गृह की आवश्यकता है, लेकिन उसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है, वो उसी प्रक्रिया के तहत गृह को संचालित किया जा सकता है। नॉर्मली कि हम जाके सिर्फ लोगों को लेके, सामाजिक रूप से भी हम लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो अच्छे से गृह का संचालन कर सकें, ऐसे जिम्मेदार लोग। क्योंकि बच्चों की जब मानसिक दिव्यांग बच्चे आपके सामने आते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने खड़ी हुई होती है, एक चैलेंज के रूप में आपको स्वीकार करना होता है। आपको अपने सारे दर्द भूल के उनके दर्दों को देखकर काम करना होता है, तो कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, उस दिशा में हमें बहुत सोचकर कदम उठाना होता है। तो ऐसा प्रयास करा जा रहा है, क्योंकि इंदौर की एक घटना हुई थी बड़ी, वहाँ दिव्यांग जो गृह था उसमें आग लग गई थी और उसमें बड़ी जनहानि हुई थी। तो वो कहीं न कहीं बड़े सोचने का विचार है कि उस दिशा में सही जिम्मेदारी के तहत उसमें आगे बढ़ा जाए। अच्छा, आप समाज के ऐसे लोगों को, जो अक्सर एक बात हम कहते हैं कि जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो बहुत से जो लोग हैं पढ़े लिखे, वो आम तौर पर सड़क से गुजर रहे हैं परिवार के साथ, अचानक कुछ ऐसी चीज देखते हैं तो उसको कानूनी पचड़े में कौन फंसे ये धारणा रखकर छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, यानी हम संवेदना को मार रहे हैं। तो ऐसे में पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो किस तरह नागरिकों को इस बात के प्रति आश्वस्त करती है कि अगर वो जनहित में कुछ अच्छा कर रहे हैं, समाज हित में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनके साथ में उल्टा बात बरेली नहीं होगा, उनको कानूनी तौर पर ऐसा नहीं उलझाया जाएगा कि बाद में उनको पछताना पड़े कि मैंने अच्छी खासी मुसीबत मोल ले ली। जनरली मैं तो उस परिप्रेक्ष्य में कहूंगा कि जो खड्डा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें एक ना एक दिन हम स्वयं ही गिरते हैं। तो कहीं भी कोई भी दुर्व्यवहार किसी के साथ भी हो रहा है, उस जगह सरकार ने जब जो पहले प्राविधान होता था कि पुलिस आपको इन्वॉल्व कर लेती थी, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देती थी और पुलिस उससे दूर हट जाती थी, अब ये परिस्थितियां नहीं है। अब लोग अवेयर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि उसके माध्यम से भी हम चीजों की खबर तुरंत उनके परिजनों तक फैला सकते हैं। लेकिन प्राथमिक तौर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को तो समाज से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर कोई रोड पे दुर्घटना हो रही है, उसकी सूचना आप संबंधित थाने में नहीं दोगे या उसके लिए एक फोन नहीं करोगे, जहां जिसकी जरूरत है, अरे पुलिस की जरूरत है 108 पे फोन करो, आप 100 डायल पे करो, बच्चे की संबंधित है तो 1098 पे। ऐसी जागरूकता समाज में बहुत जरूरत है उसको फैलाने की, जिससे लोगों को ये पता चले कि आप उचित प्लेटफॉर्म पे खबर करते हो तो कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होता है, और समाज के लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि दुर्घटना आचरण न्यूज ग्वालियर के तमाम दर्शकों को आपकी तरफ से एक छोटी सी अपील, क्योंकि समय अब जो है वाणी को विराम देने की तरफ इशारा कर रहा है। मैं यही कहूंगा सारे लोगों से, सारे ग्वालियर शहर के जिले के लोगों से, कि बच्चों के हित को ध्यान में रख के काम करें
और माता पिता आज जो घटनाएं मेरे समक्ष आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं उसमें बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक इसको लेके बहुत ज्यादा, और उन्हीं बच्चों की शिकायतें आ रही हैं। बच्चे घर से चले जाते हैं, माँ बाप ने डांट दिया उनको, थोड़ी सी बात उनसे कुछ कह दी और उन्हें बुरा लग गया और वो घर छोड़ के चले गए। फिर पूरा पुलिस महकमा उनके लिए लगता है, माता पिता परेशान होते हैं, समाज के विभिन्न लोग उनको ले आने का प्रयास करते हैं। तो मैं यह कहूंगा माँ बाप से, एक तो जागरूकता बढ़ाएं अपनी कि बच्चों को उचित न्याय कैसे मिल सकता है, उनके साथ अपनी समय व्यतीत करें जिससे बच्चे गलत जगह ना इन्वॉल्व हों, नशे में बच्चे लिप्त हो रहे हैं, घर से जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें अपनी टाइमिंग बच्चों के साथ बढ़ानी चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, और समाज के लिए कहीं भी बच्चों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है, तो 1098 एक चाइल्ड हेल्पलाइन है, इस पर आप खबर करें। तत्काल प्रभाव के साथ आपको उन बच्चों को सर्वोत्तम हित में ध्यान में रखते हुए उनको न्याय दिलाने में अपन सफल रहेंगे। सभी शहरवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि बच्चों का अहित कहीं भी हो रहा है, उसकी सूचना तत्काल प्रभाव के साथ संबंधित थाने में या चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से करें, और अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं जिससे बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें, उनके साथ कोई भी अन्याय ना हो। यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चलिए, तो कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, क्यों ना ऐसा करें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो वाकई बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। सोमेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बाल कल्याण समिति के बारे में तमाम चर्चा की। आचरण न्यूज को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।